द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम लोगों ने सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पार्ट है जो आप पढ़ रहे हैं हम, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन कैसे थी। लास्ट टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इस अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। आपको मालूम है जब इस अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन हुई तो सबसे पहले क्या था, इस अर्थ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हार्श था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था यहाँ का, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता था। तो किस तरीके से लाइफ की ओरिजिन हुई, तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लुईस पास्चर थे, जेबी हार्डिन थे, स्टैनले मिलर थे, उन्होंने सभी अपने अपनी सजेशन से कि किस तरीके से यहाँ पर लाइफ की ओरिजिन हुई होगी। तो अगर हम लोग ये बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट थे जेबी, मतलब लुईस पास्चर ने तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे, हुगो डे व्रीज ने, लुईस पास्चर ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें कि उन्होंने ये देखा था कि एक्चुअली ये लाइफ जो है क्या ये ऑर्गेनिक मैटर से बनी है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये है कि लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने क्या किया, एक जार लिया था, उस जार के अंदर एक मीट का टुकड़ा डाला था और दूसरा जार लिया था उसमें भी मीट का टुकड़ा डाला था। एक जार को, दोनों जार में उन्होंने मीट के टुकड़े को डाल दिया था और दोनों जार में मीट के टुकड़े को डालने के बाद एक जार को तो उन्होंने कवर कर दिया था ऊपर से, दूसरे जार को उन्होंने कवर नहीं किया था। थोड़े टाइम बाद उन्होंने देखा कि जिस जार को उन्होंने कवर नहीं किया था मीट के टुकड़े पर बहुत सारी मक्खियाँ आ गई। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से मीट का टुकड़ा क्या, ऑर्गेनिक मैटर है, मीट का टुकड़ा क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, उस ऑर्गेनिक मैटर के पास लाइफ आ गई यानी कि मक्खियाँ हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि लाइफ की ओरिजिन किसी ऑर्गेनिक मैटर से हुई है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे हार्डेन ने ये बताया कि इस लाइफ की ओरिजिन सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है। लुईस पास्चर ने और बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया कि ऑर्गेनिक मैटर से हुई है, लेकिन इन्होंने ये बताया हार्डेन ने कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से हुई है। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ की ओरिजिन हुई है। हार्डेन के एक स्टूडेंट थे यूरे ने भी ये कहा। फिर हार्डेन एंड यूरे के एक स्टूडेंट थे बेटा स्टैनले मिलर मेरा नाम था एक्चुअली। मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और मिलर ने क्या किया, मिलर ने लैब में, जो स्टैनले मिलर थे, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को सबसे ज़्यादा सही माना गया और एक्सेप्ट किया गया। इन्होंने क्या किया, अपनी लैब में एक ऐसा एपरेटस तैयार किया, एक ऐसा सेटअप तैयार किया एपरेटस का, जिसमें उन्होंने बिल्कुल वही एनवायरनमेंट को दिखाया जो पहले के टाइम में इस अर्थ पर हार्श एनवायरनमेंट हुआ करता था। वो सारी गैसेस उन्होंने एक जार के अंदर ली, बड़ा सा जार लिया लैब के अंदर, उस लैब में वो सारी गैसेस ली, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि जब इस अर्थ पर लाइफ थी नहीं तो ऑक्सीजन थी नहीं, नाइट्रोजन थी, अमोनिया थी, ठीक है। तो ये सारी गैसेस उन्होंने ली जो उस समय इस अर्थ पर हुआ करती थी। एक साइड से उन्होंने लाइट स्पार्क की, एक साइड से उन्होंने वाटर को भी दिया। तो वाटर और लाइट की स्पार्किंग से उन गैसेस में रिएक्शन हुआ। तो उन गैसेस में जब रिएक्शन हुआ तो उन्होंने देखा कि दूसरी साइड में रिएक्शन करने के बाद में कुछ एक अलग मटेरियल बन रहा था। जब सारी गैसेस ने रिएक्शन किया तो एक मटेरियल बन रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये जो नया मटेरियल सारी गैसेस के रिएक्शन करने के बाद बना वो एक प्रोटीन था। क्या था? प्रोटीन था। तो उन्होंने समझा इसका मतलब ये है कि जितनी भी गैसेस थी, इन सारी गैसेस में उस समय अर्थ पर ये सारी गैसेस थी, उस समय पर ऑक्सीजन तो थी नहीं। उन्होंने कहा ऐसे ही लाइफ आई थी। उन्होंने कहा ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल थे, सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल थे। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल में वाटर, बारिश होती थी उस समय, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चमकती थी, बारिश होती थी, सारी गैसेस में रिएक्शन होता था तो प्रोटीन बन गया। उन्होंने कहा इस तरीके से लाइफ की ओरिजिन हुई, क्योंकि एक बार प्रोटीन बन गया यानी कि डीएनए बन गया, फिर डीएनए से तो फिर एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो सकता है। किसी भी डीएनए से कोई भी ऑर्गेनिज्म तैयार हो सकता है, जिसका डीएनए होगा वही ऑर्गेनिज्म हम फिर से तैयार कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा इसका मतलब, तो स्टैनले मिलर ने क्या कहा, स्टैनले मिलर ने कहा कि लाइफ की ओरिजिन, स्टैनले मिलर ने क्या कहा, लाइफ ओरिजिनेट
लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। बेटा इनऑर्गेनिक मटेरियल को इनएनिमेट मैटर भी कहते हैं, इनएनिमेट मैटर भी कहते हैं, इनएनिमेट। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसको कहते हैं एनिमेट मैटर, यानी एनिमल्स के अंदर जो होता है एनिमेट मैटर। स्टैनले मिलर के अकॉर्डिंग लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम द इनएनिमेट मैटर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच साइंटिस्ट प्रूव दैट लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम इनएनिमेट मैटर। तो आपको स्टैनले मिलर का एग्जाम्पल याद रखना है, आपको स्टैनले मिलर का ही याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको लिखवाऊंगी। और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसके बाद हम लोग आज ही नेक्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जो मैंने आपको ये समझाया है, इसके मैं नोट्स आपको लिखवा देती हूँ, इसका नोट्स, और उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर को समझना स्टार्ट करेंगे। चलिए, लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मैटर। A British scientist J.B.S. Haldane suggested that life developed from simple inorganic materials, ठीक है। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स या सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, एटसेट्रा, ठीक है, which were present on earth, ठीक है। चलिए, Haldane also suggested that life originated in the sea water, life originated in the sea water, ठीक है।
Stanley L. Miller, Stanley L. Miller and Urey in 1953 assembled an apparatus to create an early atmosphere create early atmosphere. ठीक है, तो उन्होंने अर्ली एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जो उस समय अर्थ पर हुआ करता था। तो हर्डन ने ये बताया कि सी वाटर में ही इसकी ओरिजिन हुई है बेटा। ठीक है, और किस तरीके से उन्होंने स्टैनली मिलर ने और यूरे ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी लैब में अर्ली एटमॉस्फेयर को तैयार किया, और बिल्कुल वही एटमॉस्फेयर जैसा कि उस समय अर्थ पर हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। दे assembled an apparatus to create an early atmosphere which was supposed to consist of gases like methane, ammonia and hydrogen sulfide etc. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा ओवर वाटर भी लिया। ठीक, this was maintained at a temperature just below 100 degree centigrade, just below 100 degree centigrade, and 100 degree centigrade and electric sparks were then passed electric sparks were then passed through the mixture of gases, through the mixture
ऑफ गैसेस। ठीक है, देखिए किस तरीके से उन्होंने किया, इसके आगे हम ऊपर का रफ करके लिखेंगे बेटा। दे असेंबल्ड, अगर कभी इसके बारे में स्टैनली मिलर के एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है तो आप यहाँ से मिलेंगे लिखेंगे, स्टैनली मिलर के एक्सपेरिमेंट आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया था, दे असेंबल्ड एन apparatus टू क्रिएट एन अर्ली एटमॉस्फेयर व्हिच वाज सपोज्ड टू कंसिस्ट ऑफ गैसेस लाइक मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड ओवर वाटर। उन्होंने क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था, वही वाला एटमॉस्फेयर जो कि पहले अर्थ पर हुआ करता था, अर्ली अर्थ पर। तो मीथेन थी वहाँ, अमोनिया थी और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसेस थी, वाटर था, कोई ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक, दिस वॉज मेंटेन एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर रखा उस एपरेटस का जिसके अंदर गैसेस थी और वाटर था, उसका टेम्परेचर कितना रखा उन्होंने, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर रखा। इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया उसे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया उसे, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया। इलेक्ट्रिक स्पार्क क्यों दिया, क्योंकि उस समय अर्ली एटमॉस्फेयर में अर्थ थी, तो वहाँ पर ये सारी गैसेस थी, बारिश होती थी, बिजली चमकती थी, तो बिजली चमकती थी यानी कि वहाँ पर रिएक्शंस होते थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क भी दिया, जैसे बिजली चमकती थी, मिक्सचर गैसेस के मिक्सचर में इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया। फिर जो रिएक्शन हुआ वो हम देखते हैं क्या हुआ। आगे हम इसके आगे इसके ऊपर लिख रहे हैं बेटा, ये वाला पार्ट हटा के इसके बाद ऊपर लिखेंगे, यहाँ से ये हटा देते हैं। Through the mixture of gases, this was done for about 1 week, एक हफ्ते तक ऐसा किया गया, एक हफ्ते तक स्पार्किंग की गई और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, एट द end of 1 week, at the end of 1 week, it was found, at the end of 1 week it was found that 15%, 15%, 15% of carbon, 15% of कार्बन, कार्बन कहाँ से आई, फ्रॉम मीथेन, कार्बन कहाँ से आई, मीथेन से। मीथेन की 50% कार्बन जो थी, फ्रॉम अबाउट 15% ऑफ कार्बन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू, हैज बीन कन्वर्टेड इनटू, हैज बीन कन्वर्टेड इनटू simple compounds, simple compounds, simple carbon compounds, ऐसे लिख लीजिए, simple carbon compounds like amino acids। क्या बना उससे, रिएक्शन से क्या बना, गैसेस की रिएक्शन से एमिनो एसिड्स बन गया, एमिनो एसिड्स विच मेक अप प्रोटीन, विच मेक अप प्रोटीन्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिख लीजिए, this experiment proves that the life originated from inanimate matter, from inanimate matter। ये है पूरा स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट। ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ये स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए भी आ सकता है,
या क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ज़्यादातर शायद एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट द लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द इनएनिमेट मैटर। तो आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट, इनएनिमेट मैटर से मतलब बेटा इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि लाइफ की ओरिजिन इनऑर्गेनिक मटेरियल से हुई है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है? ये प्रूव करने वाले साइंटिस्ट का नाम था स्टैनली एंड मिलर। क्या नाम था? स्टैनली मिलर। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई अर्थ पर, किससे हुई? इनएनिमेट मैटर। याद रखना है आपको, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि इनएनिमेट मैटर से लाइफ की ओरिजिन हुई है इस अर्थ पर। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? क्वेश्चन अलग से ये भी पूछा जाता है कितने टाइम तक इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड और गैसेस को स्पार्क इन्होंने कितने टाइम तक दिया, सेटअप इन्होंने कितने टाइम तक बना के रखा? 1 वीक। 1 वीक तक उन्होंने गैसेस को स्पार्क दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया। तो एक्सपेरिमेंट कितने टाइम के लिए किया उन्होंने? 1 हफ्ते तक, 1 वीक। 1 वीक बाद देखा तो वो सारी गैसेस का मिक्सचर बन के वो प्रोटीन बन चुका था, यानी कि अमीनो एसिड्स बन चुका था। इसी तरीके से उन्होंने कहा पहले भी बना होगा अमीनो एसिड बन गया तो प्रोटीन बन गया, प्रोटीन बन गया तो फिर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन मिलता है। ठीक है, इस तरीके से लाइफ की ऑरिजिन हुई। इस टॉपिक के साथ बेटा आपका ये हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर खत्म हो गया है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं उन सबको सॉल्व करिएगा। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। ठीक, तो अब हम लोग अभी एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद वाला चैप्टर दैट इज एनवायरनमेंट। कौन सा चैप्टर बेटा? एनवायरनमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब। अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एनवायरनमेंट। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट। और इस चैप्टर में सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना है? आप तो जानते हैं कि ये एनवायरनमेंट क्या है। हमारे इस एनवायरनमेंट में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, कार्निवोरस एनिमल्स हैं, ओमनिवोरस हैं, कितने सारे एनिमल्स हैं, कितने सारे प्लांट्स हैं। ठीक, इस एनवायरनमेंट में आपको ये भी पढ़ना है चैप्टर के अंदर। क्या क्या पढ़ना है पहले मैं बता दूँ। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है कि हमारे इस एनवायरनमेंट में जो मटेरियल्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, लिविंग मटेरियल भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं। लिविंग मटेरियल्स को हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं और नॉन लिविंग को हम लोग कहते हैं अबायोटिक। ये पूरे एनवायरनमेंट में जब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन होता है तभी ये पूरी लाइफ चलती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे वाटर है, सनलाइट है, गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें सारी गैसेस हैं, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। और इस एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग कंपोनेंट्स कौन से हैं? प्लांट्स हैं और एनिमल्स, बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ। ठीक, जब इस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन समझते हैं ना बेटा आप? इंटरेक्शन यानी कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर इनमें से एक भी कम हो जाएगा तो दूसरे वाले का काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होता है इस एनवायरनमेंट में। चलिए, तो अब अगर हम बात करते हैं नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा, नॉन लिविंग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अगर हम मानते हैं, जैसे कि सपोज हम लोग, चलो नॉन लिविंग की बात छोड़ते हैं, पहले हम लोग लिविंग की बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है। अभी भी हमने पढ़ा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है।
इस एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, अब किस वजह से हो रहा है? ह्यूमन बींग्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि अगर कोई एनिमल मर जाता है या कोई प्लांट मर जाता है तो वो एनिमल या प्लांट को कोई उठाकर तो ले नहीं जाता कि उसका क्रिमिनेशन कर दे। वो एनिमल अगर वहाँ पर मर गया है तो वो एनिमल वहीं पर मिट्टी के अंदर दब जाता है। पढ़ा था आपने, फॉसिल भी पढ़ा था बेटा। मिट्टी के अंदर वो एनिमल दब जाता है। तो कैसे दबता है? पहले उसका डिकम्पोजिशन होता है। जब कोई एनिमल मर जाता है तो उसकी डेड बॉडीज़ का डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है? डिकम्पोजिशंस। और डिकम्पोजिशंस कौन करता है? माइक्रोब्स करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, फंजाई करते हैं, वो डिकम्पोजिशंस करते हैं। डिकम्पोजिशन होता क्या है? डिकम्पोजिशन का मतलब है कि जो उसका ऑर्गेनिक मैटर है यानी कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको सिंपल मटेरियल में चेंज करके सॉइल में मिक्स कर देना। सिंपल मटेरियल, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में चेंज करना, ये काम है डिकम्पोजर्स का। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो क्या होगा बेटा? अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं एनिमल्स की वो सब वहीं पर सड़ती रहेंगी, उन पर जर्म्स लगते रहेंगे और बीमारियां फैलती रहेंगी। इसका मतलब ये है कि डिकम्पोजर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इस इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मटेरियल्स की, तो जितना भी मटेरियल हम लोग इस एनवायरनमेंट में जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं ना, कबाड़ा बेचते हैं, आप कूड़ा कचरा फेंकते हैं, उस कूड़े में या कचरे में जो चीज़ें होती हैं उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिकम्पोज हो पाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं। जैसे कि कांच है, जैसे कि पॉलीथीन है, कांच है, लोहा है, इनको आप ज़मीन के अंदर मिट्टी में दबा दीजिए और सालों बाद भी आप निकाल के देखेंगे तो वो लोहा आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा ज़मीन के अंदर, है ना? क्यों? क्योंकि लोहे का डिकम्पोजिशन नहीं होता, लोहे का डिकम्पोजिशन नहीं होता, प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन नहीं होता, पॉलीथीन का डिकम्पोजिशन नहीं होता। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन किसका होता है? डिकम्पोजिशन उसका होता है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे क्लॉथ, कपड़ा, क्लॉथ, लकड़ी, खाने पीने की चीज़ें, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ये सब ऐसा होता है कि जैसे सपोज एक एक्टिविटी करते हैं अगर, तो आपके घर से जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है डेली, तो आप उसको एक गड्ढा खोदिए अपने घर के बाहर, कहीं गार्डन वगैरह उसमें गड्ढा खोदिए मिट्टी में, और उसमें आप जितना भी आपके घर से कूड़ा निकलता है, जिस उस कूड़े में पॉलीथीन, लकड़ी, कील होती है लोहे की कील, वो सब आपने उसमें दबा दिया, उसको ढक दिया मिट्टी से, बिल्कुल मिट्टी से ढक दिया। उसको मिट्टी से ढकने के बाद में आप उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा खोल के देखेंगे, आप उसको खोद के देखेंगे रोज़। आपने उसको खोदा तो आपने देखा जो क्लॉथ का कपड़ा आपने डाला था उसमें छेद से हो गया, यानी कि बैक्टीरिया उसको खा गए। बैक्टीरिया खा गए क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया उसको खाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया अपने अंदर से ऐसे एंजाइम्स निकालते हैं कि वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि खा लेते हैं, और ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है इनऑर्गेनिक मटेरियल में, मिट्टी में धीरे धीरे मिलता चला जा रहा है। थोड़े साल मतलब 3-4 महीने बाद आप देखेंगे वो क्लॉथ जो होता है वो गायब भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन बिल्कुल हो चुका है। इसीलिए हमने कहा इस एनवायरनमेंट में 2 तरीके के मटेरियल्स होते हैं, एक तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? नाम से समझ में आ रहा है, बायोडिग्रेडेबल जिसका डिकम्पोजिशन हो सकता है, which can decompose, जिसका डिकम्पोजिशन हो सकता है वो कहलाता है बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि क्लॉथ, जैसे कि वुड, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, तो खाने पीने की चीजें। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? which cannot be decomposed, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहलाते हैं। जैसे कि आयरन, नेल है यानी कि कील, फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पॉलीथीन है, ग्लास है, पेन की रिफिल है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी।
तो इस तरीके से हम लोग मटेरियल को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस एनवायरनमेंट में दो तरीके के सब्सटेंसेस हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ गए ना बेटा? जिसका डिकम्पोजिशन हो सकता है वो बायोडिग्रेडेबल, जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो चलिए कल हम लोग इसका डिफरेंस समझेंगे। इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस पूछा जाता है, या फिर बहुत सारे इस तरीके के एग्जाम्पल्स लिखे होंगे, आपको छांटने के लिए आएगा कि बायोडिग्रेडेबल को अलग करिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग लिख लीजिए। तो आपको उसमें से छांटना होगा कौन से बायोडिग्रेडेबल है और कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।